India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, आप देख रहे हैं कोर्ट्स राउंडअप। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। इस अगले आधे घंटे में हम जानेंगे कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो केस की सुनवाई हुई उसका क्या पूरा लेखा जोखा है। तो चलिए शुरू करते हैं कोर्ट्स राउंडअप। India Legal presents Courts Roundup. चलिए कोर्ट्स राउंडअप में सबसे पहले बात करेंगे बिहार के मामले की, जहां लालू प्रसाद यादव से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। इस मामले में लालू प्रसाद यादव को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अदालत ने लैंड फॉर जॉब घोटाले में ट्रायल पर रोक लगाने की उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। अब लालू यादव को ट्रायल का सामना करना होगा, लेकिन उन्हें व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है। लालू यादव पर आरोप है कि उन्होंने रेल मंत्री रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए लोगों को नौकरी देने के बदले जमीन ली। इस मामले में सीबीआई ने 2022 में एफआईआर दर्ज की थी। लालू यादव का कहना है कि एफआईआर 14 साल की देरी से दर्ज की गई है और उनके खिलाफ जांच शुरू करने से पहले आवश्यक प्रशासनिक अनुमति नहीं ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि वह इस स्तर पर हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट में मामला पहले से ही लंबित है। कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिया है कि वह इस मामले की सुनवाई में तेजी लाए। साथ ही लालू यादव को व्यक्तिगत पेशी से छूट दी गई है। अब लालू यादव की नजरें दिल्ली हाई कोर्ट पर टिकी होंगी, जहां उनकी याचिका पर सुनवाई होनी है। अगर अदालत में दोष साबित होता है तो लालू यादव को सजा हो सकती है, जो उनके राजनीतिक और कानूनी करियर के लिए गंभीर झटका होगा। और अब बढ़ते आगे। अब बात होगी सरकारी आवास पर। जब आग लगी तो जले हुए नोट बरामद हुए, जिसको लेकर मामला सामने आया। जहां सरकारी आवास पर लगी आग के दौरान अकूत मात्रा में जले हुए नोट मिलने के मामले में आरोपी हाईकोर्ट जज जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जस्टिस वर्मा ने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस द्वारा नियुक्त आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट को चुनौती दी है। वर्मा ने अपनी अर्जी में सुप्रीम कोर्ट की आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य करार देने की गुहार लगाई है। जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका में 5 प्रमुख तर्क दिए हैं, जहां जस्टिस ने कहा है इन हाउस प्रक्रिया असंवैधानिक। जस्टिस वर्मा का तर्क है कि इन हाउस प्रक्रिया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने 1999 में न्यायाधीशों के खिलाफ शिकायतों को संभालने के लिए अपनाया था, आत्म नियमन और तथ्य खोज के अपने इच्छित दायरे से परे है। यह एक समानांतर असंवैधानिक तंत्र बनाता है, जो न्यायाधीशों को हटाने के लिए संसद की विशेष शक्तियों को कम करता है। सुप्रीम कोर्ट या सीजेआई का न्यायाधीशों पर कोई अधिक्षण नहीं। जस्टिस वर्मा का तर्क है कि संविधान सुप्रीम कोर्ट या सीजेआई को हाई कोर्ट या उनके न्यायाधीशों पर कोई अधिक्षण या अनुशासनात्मक शक्तियां नहीं देता है। आत्मा नियमन प्रक्रियाएं, जैसे कि इन हाउस प्रक्रिया, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों के संवैधानिक रूप से संरक्षित कार्यकाल को बाईपास या ओवरराइड नहीं कर सकती है। इन हाउस समिति की जांच अमान्य और प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। जस्टिस वर्मा का आरोप है कि इन हाउस समिति ने उन्हें अपनी कार्यवाही के बारे में सूचित नहीं किया और उन्हें साक्ष्य एकत्र करने के लिए कोई इनपुट देने का अवसर नहीं दिया। समिति ने उनकी अनुपस्थिति में गवाहों से पूछताछ की और उन्हें वीडियो रिकॉर्डिंग के बजाय संक्षिप्त बयान प्रदान किए। समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। जस्टिस वर्मा का तर्क है कि पूर्व सीजेआई संजीव खन्ना ने उन्हें अपनी बर्खास्तगी की सिफारिश करने से पहले समिति की रिपोर्ट की समीक्षा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया। उन्हें समिति की रिपोर्ट पर कोई जवाब देने का अवसर नहीं दिया गया। मीडिया ट्रायल। जस्टिस वर्मा का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा उनके खिलाफ आरोपों का अभूतपूर्व सार्वजनिक प्रकटीकरण उन्हें मीडिया ट्रायल के अधीन करता है।
जिससे उनकी प्रतिष्ठा और करियर को अपूर्णीय क्षति पहुंची है। और अब मामला आंध्र प्रदेश से सामने आया है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने शराब घोटाले मामले में बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही है और सांसद पीवी मिथुन रेड्डी को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। न्यायालय ने कहा है कि इस मामले में आगे की जांच आवश्यक है और रेड्डी की याचिका पर सुनवाई के बाद निर्णय लिया जाएगा। आंध्र प्रदेश में कथित शराब घोटाले को लेकर जांच एजेंसी ने मामला दर्ज किया था। इस मामले में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है, जिनमें वाईएसआरसीपी सांसद पीवी मिथुन रेड्डी भी शामिल है। रेड्डी ने गिरफ्तारी के डर से अग्रिम जमानत की याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने रेड्डी की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में जांच एजेंसी की जांच अभी अधूरी है और आगे की जांच आवश्यक है। न्यायालय ने रेड्डी को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होने और सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले में आगे की कार्रवाई जांच एजेंसी द्वारा की जाएगी। रेड्डी को जांच एजेंसी के समक्ष पेश होना होगा और जांच में सहयोग करना होगा। यदि जांच एजेंसी को रेड्डी के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिलते हैं तो उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है। और अब बात जब सुप्रीम कोर्ट ने सट्टेबाजी और जुए जैसी समस्याओं को लेकर एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात कही, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगाने के लिए विभिन्न हाई कोर्ट में लंबित जनहित याचिकाओं को अपने पास स्थानांतरित कर लिया है। इन प्लेटफॉर्मों पर सट्टेबाजी और जुआ को बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए हैं। ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो उपयोगकर्ताओं को विभिन्न विषयों पर अपनी राय देने के बदले पैसे जीतने या हारने का अवसर प्रदान करते हैं। इन प्लेटफॉर्मों पर अक्सर वित्तीय शब्दावली का उपयोग किया जाता है, जिससे ये आभास होता है कि वे वैध निवेश प्लेटफॉर्म है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के खिलाफ चेतावनी जारी की है। सेबी का कहना है कि ये प्लेटफॉर्म नियामक ढांचे के अंतर्गत नहीं आते हैं और निवेशकों को कोई कानूनी सुरक्षा प्रदान नहीं करते हैं। कुछ राज्यों में ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। उदाहरण के लिए हरियाणा सरकार ने प्रोबो और स्पोर्ट्स बाजी एमपीएल जैसे ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने भी ऐसे प्लेटफॉर्मों पर जियो ब्लॉकिंग अनिवार्य कर दी है। अब सुप्रीम कोर्ट इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगा और ओपिनियन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के भविष्य का फैसला करेगा। ये देखना दिलचस्प होगा कि सुप्रीम कोर्ट इन प्लेटफॉर्मों पर क्या निर्णय लेता है और इसका निवेशकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। और अब बढ़ते हैं आगे। अब बात होगी जहां किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने सिक्योरिटाइजेशन को लेकर क्या कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में हाई कोर्ट की सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटी इंटरेस्ट की कार्यवाही में हस्तक्षेप की आलोचना की है। न्यायालय ने कहा है कि हाई कोर्ट ने बिना कारण बताओ आदेश के FASI कार्रवाई पर रोक लगा दी, जो कानून के अनुसार नहीं है। अधिनियम बैंकों और वित्तीय संस्थानों को गैर निष्पादित संपत्तियों की वसूली के लिए संपत्ति को जब्त करने और बेचने की शक्ति प्रदान करता है। यह अधिनियम बैंकों को अपने बुरे कर्ज की वसूली के लिए एक प्रभावी तंत्र प्रदान करता है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश की आलोचना करते हुए कहा कि बिना कारण बताओ आदेश की कार्यवाही पर रोक लगाना कानून के अनुसार नहीं है। न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट को अपने आदेश के लिए कारण बताना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायालय का निर्णय कानून के अनुसार है। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए कहा है कि कार्यवाही को बिना कारण बताओ आदेश के रोकना उचित नहीं है। न्यायालय ने कहा कि हाईकोर्ट को अपने आदेश के लिए कारण बताना आवश्यक है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि न्यायालय का निर्णय कानून के अनुसार है।
आइए अब जानते हैं लीगल वेब रिपोर्टर से कि आखिर ये क्या है, आखिर सरफेसी कानून क्या होता है। क्या आपको पता है कि बैंक्स को हर बार कोर्ट जाने की जरूरत नहीं होती लोन्स रिकवर करने के लिए? ये है सरफेसी एक्ट 2002 की पावर, एक ऐसा कानून जो बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को ये राइट देता है कि अगर कोई लोन सिक्योर किया गया हो और डिफॉल्ट हो जाए तो बिना लंबी कोर्ट की प्रोसेस के वो एसेट को पोजेशन में ले सकते हैं। अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने केस LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड वर्सेस नैक्सन एंड कंपनी एंड अदर्स में केरला हाई कोर्ट को डांट लगाई क्योंकि उन्होंने एक सरफेसी मैटर में बिना किसी प्रॉपर रीजन के इंटरफेयर किया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे कैजुअल इंटरफेरेंस से उस एक्ट का पर्पस डिफीट हो जाता है, जो कि है फास्ट एंड इफेक्टिव रिकवरी। सेक्शन 13 के अंडर जैसे ही लोन NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन जाता है, बैंक एक 60 दिन का डिमांड नोटिस भेज सकता है। अगर बोरोअर पैसे नहीं देता तो बैंक सिक्योर्ड एसेट को पोजेशन में ले सकता है, बेच सकता है या फिर बोरोअर के बिजनेस का मैनेजमेंट भी ले सकता है। ये पूरा प्रोसेस इसलिए बनाया गया है ताकि फास्ट हो, बिना अननेसेसरी कोर्ट के इंटरफेरेंस के हो, और अगर जरूरत हो तो डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल जैसे स्पेशलाइज्ड ट्रिब्यूनल्स ही इस मैटर को देखें। अब बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट की, जहां सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में चिंता व्यक्त की है कि आतंकवाद से जुड़े हुए जो मामले हैं उनमें देरी हो रही है मुकदमों में। दरअसल NIA अदालतों की कमी के कारण ये चिंता व्यक्त की जा रही है। इस देरी के कारण अदालत को ऐसे मामलों में आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अदालत ने आतंकवाद से जुड़े कई मामलों में जमानत याचिकाओं पर सुनवाई की है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि मुकदमे की गति धीमी होने से आरोपी व्यक्तियों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। NIA अदालतें आतंकवाद और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों की सुनवाई के लिए विशेष रूप से स्थापित की गई हैं। इन अदालतों की कमी के कारण मामलों की सुनवाई में देरी हो रही है, जिससे न्याय प्रणाली पर दबाव बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि यदि NIA अदालतों की कमी के कारण मुकदमों में देरी होती है तो अदालत को आरोपी व्यक्तियों को जमानत देने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है, भले ही उनके खिलाफ लगे आरोप कितने भी गंभीर क्यों ना हो। यह न्याय प्रणाली के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। और अब बात होगी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें रेप पीड़िता के जो आरोपी है उसकी सजा को बदला गया है, मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया है। न्यायालय ने कहा है हालांकि अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा कम नहीं की जा सकती है, लेकिन इस मामले में मौत की सजा के बजाय उम्र कैद की सजा देना उचित होगा। इस मामले में आरोपी व्यक्ति ने 10 वर्षीय लड़की का अपहरण किया और उसके साथ बलात्कार और उसके बाद उसकी हत्या कर दी। ट्रायल कोर्ट ने आरोपी को मौत की सजा सुनाई थी, जिसे हाई कोर्ट ने भी बरकरार रखा था। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की अपील पर सुनवाई करते हुए कहा कि इस मामले में मौत की सजा के बजाय उम्र कैद की सजा देना उचित होगा। न्यायालय ने कहा कि आरोपी को बिना किसी छूट के उम्र कैद की सजा दी जाएगी। न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए सजा कम नहीं की जा सकती है, लेकिन इस मामले में मौत की सजा के बजाय उम्र कैद की सजा देना उचित होगा। न्यायालय ने यह भी कहा कि आरोपी के अपराध की गंभीरता और उसके द्वारा किए गए अपराध के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए सजा दी जानी चाहिए।
विमानन जो हादसे होते हैं, जो दुर्घटनाएं होती हैं, उनका जो मीडिया कवरेज होता है वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इसको लेकर एक याचिका पहुंचती है। एक अधिवक्ता एम प्रवीण ने मद्रास उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की, जिसमें विमानन दुर्घटनाओं के मीडिया कवरेज को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि मीडिया अक्सर दुर्घटनाओं के बाद पायलटों को दोषी ठहराता है, इससे पहले कि आधिकारिक जांच पूरी हो जाए। विमानन मंत्रालय और डीजीसीए को मीडिया हाउसों को सलाह देनी चाहिए कि वे जांच पूरी होने तक किसी भी तरह की अटकलें या दोषारोपण न करें। पायलटों की पहचान और प्रारंभिक जांच निष्कर्षों को गोपनीय रखा जाना चाहिए। विमानन दुर्घटनाओं के बारे में सार्वजनिक संचार के लिए एक औपचारिक तंत्र स्थापित किया जाना चाहिए। आईटी मंत्रालय को ऑनलाइन प्लेटफॉर्मों को अनवेरिफाइड या मान हानिकारक सामग्री प्रकाशित न करने के निर्देश देने चाहिए। याचिकाकर्ता का तर्क है कि इस तरह की रिपोर्टिंग पायलटों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है और जांच की अखंडता को कम कर सकती है। मद्रास उच्च न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई करेगा और विमानन दुर्घटनाओं के मीडिया कवरेज को विनियमित करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने पर विचार करेगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने फर्जी अकाउंट का एक बेहद ही गंभीर मुद्दा उठाया है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक महत्वपूर्ण सुनवाई के दौरान एक्स पर एक फर्जी अकाउंट का मुद्दा उठाया, जो कर्नाटक सुप्रीम कोर्ट के नाम से बनाया गया था। मेहता ने इस अकाउंट को दिखाकर न्यायालय को बताया कि कैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी अकाउंट बनाए जा सकते हैं और उनका दुरुपयोग किया जा सकता है। मेहता ने न्यायालय में कहा कि उन्होंने केवल इस अकाउंट को बनाकर दिखाया है कि कैसे कोई भी व्यक्ति फर्जी अकाउंट बना सकता है और उसका दुरुपयोग कर सकता है। हालांकि एक्स की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता केजी राघवन ने कहा कि यह अकाउंट पहले ही हटा दिया गया है और इसकी जांच की जा रही है। यह मामला एक्स कॉर्प बनाम भारत संघ के मामले में सुनवाई के दौरान उठाया गया, जिसमें एक्स कॉर्प ने केंद्र सरकार के सामग्री हटाने के निर्देशों और सहयोग पोर्टल के उपयोग को चुनौती दी है। मेहता ने कहा है कि पोर्टल केवल एक समन्वय तंत्र है जो सरकार और मध्यस्थों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाता है। न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने कहा है कि यह केवल एक उदाहरण है। और इसी के साथ इस मामले के गुण दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। न्यायालय ने आगे कहा कि मध्यस्थों को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और फर्जी अकाउंट्स को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने गीता शर्मा की याचिका पर भी सुनवाई की है। इस याचिका में दहेज उत्पीड़न का ये पूरा मामला है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने गीता शर्मा की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की थी। एफआईआर उनके पति, सास और नंदों के खिलाफ मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न, दहेज की मांग, हत्या की कोशिश और गर्भपात न करवाने पर धमकी देने के आरोपों के तहत दर्ज की गई थी। गीता शर्मा ने दावा किया कि वे 24 मई 2023 को भारत में नहीं थी और उनके पासपोर्ट की एंट्री इसके प्रमाण के रूप में पेश की। हालांकि हाईकोर्ट ने उनके दावे को खारिज कर दिया था, क्योंकि पासपोर्ट की फोटोकॉपी के आधार पर यह साबित नहीं होता कि वे भारत में नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट में गीता शर्मा के वकील ने एफआईआर रद्द करने की मांग की, जबकि राज्य के वकील ने इसका विरोध किया और कहा कि पासपोर्ट की कॉपी के आधार पर यह साबित नहीं होता कि गीता शर्मा भारत में नहीं थी। राज्य के वकील ने यह भी कहा कि पुलिस द्वारा सत्यापन आवश्यक है, तभी डिस्चार्ज पर विचार किया जा सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में आगे की सुनवाई करेगा और तय करेगा कि एफआईआर रद्द की जाए या नहीं। केस को फॉलो कर रही थी इंडिया लीगल रिसर्चर धृति सचदेवा। आइए उनसे जाने सुनवाई में क्या कुछ हुआ। याचिकाकर्ता गीतू शर्मा, जो कंप्लेनेंट भावना शर्मा की नंद है, उस पे एफआईआर नंबर 35/2023 पे कई धाराएं लगाई गई। धारा 323,
मारने पीटने के लिए धारा 341, 341, रास्ता रोकने के लिए धाराएं 498A आईपीसी के तहत डाउरी मांगने के लिए और 24 मई को अटेम्प्ट टू मर्डर अंडर सेक्शन 307 की धारा लगाई गई। गीतू ने यह दावा किया कि वह उस दिन भारत में मौजूद नहीं थी, तो उसने हाई कोर्ट से एफआईआर खारिज की मांग की। हाई कोर्ट ने ये कहा कि 482 सीआरपीसी के तहत एफआईआर को तभी क्वॉश किया जा सकता है जब एफआईआर के एलिगेशंस मानते हुए कोई ऑफेंस नहीं बनता, और सिर्फ पासपोर्ट की फोटोकॉपी देखकर हम सिर्फ ये नहीं कह सकते कि उसी बेसिस पर खारिज हो जाए एफआईआर। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो पासपोर्ट फोटोकॉपी वाला डॉक्यूमेंट है वो फर्जी है, वो फॉर्ज किया जा सकता है। इसलिए जो हाई कोर्ट है वो डिसमिस कर देती है पिटीशन, और आज सुप्रीम कोर्ट में उच्चतम न्यायालय में कार्रवाई हुई। जो पिटिशनर के वकील थे उन्होंने क्वेश्चनिंग ऑफ द एफआईआर मांगा, और रिस्पोंडेंट ने बोला कि जो डॉक्यूमेंट है इसको वेरीफाई कराया जाए पुलिस से। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया धृति सचदेवा आपका इतनी महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.